नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीपीसी में। मैं शंकर कुमार निषाद फिर से आपके बायोलॉजी के क्लास को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आपको जो पूर्व में जो पढ़ाया था पार्ट 1 में, जो मैं 12th का जो सिलेबस स्टार्ट किया था, उसके आगे का जो पार्ट है मैं आज पढ़ाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक इसको आप देखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे आप। तो देखिए, पिछले दिनों मैंने जो आपको पढ़ाया था उसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। तो प्यारे बच्चों, पिछले दिन हमने पढ़ा था वो क्या, लाइफ स्पान पढ़ा था। जो पूर्व में जो पहला जो आपका पार्ट था उस पार्ट में लाइफ स्पान पढ़े थे। लाइफ स्पान के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो लाइफ स्पान कहलाता है। फिर मैंने कई सारा जो है आपको एक समझाया था, जो जो पूर्व का जो पीडीएफ है वो है। मैंने आपको बताया था कि जीवन अवधि का आकार से कोई लेना देना नहीं होता है। आकार जैसे कौवा का आकार, तोता का आकार आप देखेंगे तो लगभग सेम होता है, लेकिन उसके जीवन अवधि में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। कौवा 15 वर्ष तो तोता 140 वर्ष होता है। इसके बाद मैंने कुछ तस्वीरें आपको ये बताई थी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। फिर इसके अलावा मैंने इसके में आपको डिफरेंस समझाया था। फिर मैंने प्रजनन की परिभाषा आपको बताई थी और प्रजनन की कुछ विशेषता बताया था कि क्या क्या विशेषता है। इसके अलावा मैं यहाँ करके मैंने आपको छोड़ दिया था कि प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, जीव कितने तरह से जनन करते हैं। अगर मैं आपसे जुड़ रहा हूं तो मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में चर्चा करें कि अब 12th की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री और द पीसीपीसी के चैनल पर हो रही है। अतः आप इससे जुड़े और लाभान्वित हुए और अपने दोस्तों में ये शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिलेगी। वैसे बच्चों को लाभ मिलेगी जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो पैसे की चिंता नहीं रही। आप द पीसीपीसी से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में आप पढ़िएगा। हमारी टीम आपको पढ़ाएगी। 12th की पढ़ाई अब आसान हो गया, कोई जरूरत नहीं कोचिंग करने का ऑफलाइन, आप ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है या वैसा माहौल नहीं मिल पाता है जिसके कारण वो नहीं पढ़ पाता है, तब आपका जो कोचिंग है, आपका जो ट्यूशन है आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है। वो जैसे आप मोबाइल खोलेंगे, गाना नहीं सुन के आप हम पढ़ाई कर लेंगे। आप आइए हमारे साथ 3 घंटा 4 घंटा जुड़िए, हमारे वीडियो को देखिए और अपने सिलेबस को कवर करें और अच्छा से अच्छा मार्क्स आप प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि हम जनरल कंपटीशन की भी अगर तैयारी करें तो हमारे चैनल से उसकी भी पढ़ाई होती है, जो एनसीईआरटी को फॉलो करके पढ़ाती है। जो हर प्रकार के जनरल कंपटीशन में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड रहती है। तो क्लास 6 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी की जो पढ़ाई है वो अब आप ये द पीसीपीसी से आप पढ़ सकते हैं और हमारी टीम उसमें लगी हुई है पढ़ाने में। तो आप जनरल कंपटीशन की भी पढ़ाई को कर सकते हैं और साथ ही जो बिहार बोर्ड की जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो पढ़ाई है वो भी आप बिल्कुल यहाँ पढ़ सकते हैं। तो डे बाय डे जो है आपको पढ़ाई होती रहेगी, हर दिन आप एंजॉय करेंगे क्लास को। तो चलिए आप देखते हैं कि हम जो पीछे जो छोड़ दिए थे जो पॉइंट को, उस पॉइंट को अब आगे बढ़ाएंगे और ये हर दिन होगा। ऐसा नहीं कि सर आए थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेट कर दिए, हम चैनल से जुड़ गए और उसके बाद सड़े सूत गए, ऐसा नहीं। हम सोएंगे नहीं, हम हमेशा आपको जगाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। हमारी मकसद है पढ़ाना, आपको ज्ञानवान बनाना ताकि आप आगे बढ़ते रहे। बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है और इसका बढ़ने का एक ही मात्र कारण है और वही ऑनलाइन क्लास है। क्योंकि ऑफलाइन में सुविधाएं नहीं होती थी, गांव गांव तक जो है लोग असुविधा के कारण पढ़ नहीं पाते थे। कहाँ जाएंगे पढ़ने, गाड़ी की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है। अब उसकी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे, चूंकि अब मोबाइल अब सबके घर में है, आपके पास मोबाइल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल को खोलिए और द पीसीपीसी को ज्वाइन करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और आसानी से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं
पिछले जो हमने क्लास किया था उसमें प्रजनन क्या है, लाइफ स्पान क्या है, उसको पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं आज कि प्रजनन के प्रकार देखेंगे यहाँ कि प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं। प्रजनन के प्रकार को देखेंगे, प्रजनन के प्रकार को देखेंगे। तो प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, यानी कि धरती पर जो जीव है वो जनन कितने तरह से करते हैं, तो वो दो तरह से करते हैं। कितने तरह से? दो तरह से करते हैं। वो सिंपल, वो कौन कौन सा है? तो एक अलैंगिक प्रजनन है और दूसरा क्या है? लैंगिक प्रजनन। दो तरीका से वो करता है, लैंगिक अलैंगिक, ये ध्यान रखना है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से वो जनन करते हैं। आगे देखते हैं। अब अलैंगिक प्रजनन क्या है, इसको थोड़ा सा देखें। अलैंगिक प्रजनन क्या है? तो जब एकल माता पिता के द्वारा, जब एकल माता पिता के द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ या उसके बिना संतान उत्पन्न होती है तो वह क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन। इसके आप परिभाषा को देखिए, एनसीईआरटी का परिभाषा है। एनसीईआरटी ने बताया है कि जब एकल माता पिता द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ, इसको थोड़ा सा देखिएगा, युग्मक निर्माण के भागीदारी के साथ, यानी कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है। जैसे आप मधुमक्खी को देखेंगे, मधुमक्खी में युग्मक का निर्माण होता है। तो मधुमक्खी में दो तरह की प्रजनन है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, ये दो तरह की प्रजनन है। तो उसमें युग्मक का निर्माण होगा लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, वो निषेचन नहीं करता है। बिना निषेचन की उसका जो एग है वो डेवलप होके नया जीव बना लेता है। तो युग्मक का निर्माण हुआ। या कुछ ऐसे भी जीव है जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है और उसके बिना जब संतान उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। When on offspring is produced by a single parent with or without involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। यानी कि बिना युग्मक के निषेचन के साथ या बिना युग्मक निर्माण के या युग्मक निर्माण के साथ अगर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इस जनन में क्या है? केवल एक ही जनक ऐसा गुण रखता है कि वो नए संतान को उत्पन्न कर सकता है। सपोज करें जैसे आप आलू है, तो आलू को काटेंगे, उसको लगा देते हैं, एक केवल आलू है, एक केवल आलू को क्या कर सकते हैं? वो माता है, पिता है, कुछ नहीं, वो तना है। आलू क्या है? तना है। उसको जैसी काट के उसमें लगा देंगे, आलू की ऐसी संरचना होती है, आपने देखा भी होगा। उसमें एक ऐसा आंख होता है आलू में, और इसी आंख के साथ जो है नया पौधा डेवलप कर जाता है। इसको काट के जैसी लगाएंगे तो वो नया पौधा आ जाएगा। गुलाब के पौधा को जैसी काट के लगाएंगे उसको आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारा ऐसा पौधा है जिसको हम काट के लगा देंगे तो हो जाएगा। तो उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है बिना दो जनक की भागीदारी के साथ। आगे देखिए, ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि जब अलैंगिक जनन होता है तो उसमें क्या है, एक वर्ड यूज करना है, वो है क्लोन। क्या है? इसको रीमेट के नाम से भी जानते हैं, इसको रीमेट भी बोलते हैं। ये बायोलॉजिकल टर्म है कि रीमेट क्या है, कि जब अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है, अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है, अलैंगिक जनन की, तो जैसी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी तो उसमें एक जनक भाग लेते हैं। तो जैसी एक जनक भाग लेंगे तो इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो, है ना, आकारकीय रूप से, आकारकीय रूप से और आनुवंशिक रूप से क्या होती है? समान होती है। ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो आकारकीय रूप से और आनुवंशिक रूप से क्या होती है? समान होती है। इसका ध्यान रखना है आपको, समान होती है। इसी कारण से ऐसे संतान को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और क्लोन के प्रत्येक सदस्य को हम क्या कहते हैं? रेमेट कहते हैं। ध्यान रखना है,
क्लोन के जितने भी सदस्य होंगे उसको क्या बोलेंगे, रेमेट कहेंगे। यानी कि जैसे जनक है वैसे ही संतान होंगे, यानी कि जनक के हूबहू अगर संतति अगर होता है तो ऐसे संतति को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, हम शकल, हम जैसा। अब हम लोगों में हम शकल नहीं होता है, लेकिन जब ट्विंस होता है, ट्विंस जुड़वे जब होते हैं तो दोनों का शकल एक जैसा होता है, उसमें भी थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होगा ना संतान, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है, एक जैसा होता है। इसीलिए ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, क्लोन। फिर से इसको याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतान होते हैं वो एकदम लिखा हुआ है, a population of morphologically and genetically similar individuals which are obtained from the parents individual is called क्लोन। यानी कि ऐसा संतान जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली आकारकीय रूप से और आनुवंशिक रूप से जब वो समान होती है, और ये समानता उसको कहां से प्राप्त हुई है, वो जनक से प्राप्त हुआ है, और जनक से जब आया है तो ऐसे संतान को हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, आगे इट इज कॉमन एमॉन्ग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, जो एक कोशिकीय जीव है उसमें ज्यादातर आपको क्लोन देखने को मिलेगा। यानी कि एक पुंजक जो शब्द है, एक पुंजक, इसका हिंदी होता है एक पुंजक। क्लोन का, क्लोन जो होता है उसका एक पुंजक होता है हिंदी। तो ये किसमें कॉमन है, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। ज्यादातर ये प्लांट में देखने को मिलेगा, कुछ एनिमल्स में देखने को मिलेगा, जो इस तरह की आपको देखने को मिलेगा। इट इज रिलेटिवली सिंपल एंड फास्ट एज द कंपेयर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे अगर पूछ दे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में सबसे तेजी से किसमें जनन होती है, तो अलैंगिक जनन में होती है। ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा तरीका नहीं होता है, केवल एक सेल है, एक सेल है, वो सीधे दो में डिवीजन कर जाएगा, तो दो जीव बन गया, फिर ये दो चार में डिवीजन कर जाएगा। तो ये तुरंत होती है, ये तुरंत होने वाली प्रक्रिया है, तुरंत लगातार होने वाली। जैसे आप कल्पना करिए कि दूध से दही जमा रहे, तो दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा जोरन डाल देते हैं, मतलब थोड़ा सा दही डाल देते हैं, और देखिएगा कि वो 24 घंटा के अंदर में, 24 के 8 से 10 घंटा के अंदर में ही वो पूरा दूध थक्का बन जाता है। तो उसमें हुआ क्या, तो जो हमने जोरन डाला था उसमें क्या था, जीवाणु डाले थे, एक कोशिकीय जीव डाले थे, उसका नाम क्या, लैक्टोबैसिलस डाले थे। वो मल्टीप्लाई किया, अपनी संख्या को बढ़ाया, अपनी कोशिका को बढ़ाया। मैंने शुरू में बताया है कि अपने संख्या में वृद्धि करना ही क्या है, जनन है। तो वो क्या किया, 1 से 2 बढ़ गया, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे गुणोत्तर वृद्धि किया। तो अलैंगिक जनन क्या है, वो तेज होता है और सरल होता है। इसके अलावे आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो प्रोटिस्ट में देखने को मिलेगा, मोनेरा जो जगत के जो जीव है मोरेंस में देखने को मिलेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटिस्ट, अभी किसमें ये देखने को मिलेगा अलैंगिक जनन, तो प्रोटिस्ट में देखने को मिलेगा, मोरेंस में देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब है अलैंगिक जनन के प्रकार, कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वो लगभग 6 विधि के द्वारा होता है, जिसमें सबसे प्रथम जो विधि है वो क्या है, विखंडन है। विखंडन है, तो विखंडन जो है ये दो तरह का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है जिसको द्विखंडन बोलते हैं, द्विखंडन, द्विखंडन कहते हैं, द्विखंडन। और एक होगा मल्टीपुल फिजन, मल्टीपुल फिजन होता है जिसको बहुखंडन कहते हैं। द्विखंडन और बहुखंडन अलैंगिक जनन के प्रकार में, जो इसका अलैंगिक जनन, जो जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं
उसमें सबसे पहला जो है विधि है, प्रकार है, वो फिजन है, विखंडन है। तो विखंडन दो तरह का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। बाइनरी फिजन है, तो बाइनरी फिजन में होता क्या है कि एक एकल कोशिका वाले जो जीव होते हैं वो विभाजित होकर, विखंडित होकर दो भाग में बढ़ जाते हैं। यानी कि इसकी कोशिका सीधे एक से कितना हिस्सा में, दो हिस्सा में बढ़ जाती है। एक सेल है, मान लीजिए एक सेल है, जैसे अमीबा में आपको देखने को मिलेगा, ये एक सेल है और ये सेल सीधे कितने, एक से दो में बढ़ जाएंगे। जैसे एक से दो में बटेंगे तो इसी का नाम हो जाएगा द्विखंडन। और जैसे दो एक से अधिक में अगर बढ़ जाएंगे, दो से अधिक बटेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बहुखंडन। ठीक है, तो द्विखंडन समझ गए कि क्या होता है। और ये मूल रूप से किस में आपको देखने को मिलेगा, तो अमीबा में देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। ये ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछता है कि द्विखंडन किस में, तो अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में देखने को मिलेगा, यूग्लिना में देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ये बाइनरी फिजन होता है किस किस में है, तो प्रोटिस्टा में होता है, मोनेरा जगत के जीव में होता है, मोनेरा जगत के जीव में होता है। यह आसान तरीका से, यह सामान्य रूप से अनुकूल परिस्थिति में होता है। और एक और खास बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बाइनरी फिजन होगा, द्विखंडन होगा, वह किन परिस्थितियों में होता है, तो यह जो है फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। ध्यान रखना है कि ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है। और जब मल्टीपल फिजन की बारी आएगी तो प्रतिकूल परिस्थिति। तो ये ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन जो होता है उसके लिए कंडीशन बहुत जरूरी होता है। तो कंडीशन दो है, एक फेवरेबल कंडीशन है और एक अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे हमारे लिए अभी अनफेवरेबल कंडीशन है, तो देखते हैं हम जैकेट चढ़ाए हुए हैं, गर्म वस्त्र पहन लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे फेवरेबल आएगा तो हम क्या करेंगे, जैकेट हटा देंगे, गर्म वस्त्र हटा देंगे, फिर से हम सिंपल जब लिबास में आ जाएगा तो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। तो जनन के लिए भी कंडीशन बहुत मायने रखता है। देखेंगे आप, ठंडा में ज्यादातर दही नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है, इसका मूल रीजन क्या है कि बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए 37 डिग्री जो है वो तापमान चाहिए उसको डेवलपमेंट के लिए। तो ये चूंकि होता किसमें है, प्रोटिस्टा में और मोनेरा में। तो प्रोटिस्ट और मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनको तापमान कितना चाहिए, 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। उसी अवस्था में वो गुणोत्तर वृद्धि करते हैं। इसके लिए अनुकूल परिस्थिति में ये जनन करते हैं। अब विभाजन के तल के आधार पर ये जो द्विखंडन है, द्विखंडन है, ये द्विखंडन है, ये मिस्टेक है, द्विखंडन है, उसको 4 प्रकार में डिवीजन किया गया। कितने प्रकार में, 4 प्रकार में बांटा गया है। देखिए, द्विखंडन के 4 प्रकार में बांटा गया। तो सबसे पहला क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन मेथड, सबसे सिंपल। तो इसमें क्या है कि सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये पहला प्रकार है, आपको ध्यान रखना है, ये पहला प्रकार है, ये जो है ना पहला प्रकार है। इसमें क्या होगा, सरल द्विखंडन विधि में क्या होगा कि इसमें विभाजन किसके माध्यम से हो सकता है, तो डिवीजन कैन टेक्स प्लेस थ्रू एनी प्लेस, है ना, किसी माध्यम से। ये थोड़ा ध्यान, विभाजन किसी माध्यम से होगा या किसी जगह से हो सकता है। इसमें विभाजन के लिए कोई माध्यम नहीं है। अमीबा में ही ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंदी का टाइपिंग मिस्टेक है कि डिवीजन कैन टेक प्लेस थ्रू एनी फ्लेम, कि ये जो अमीबा है इसके शरीर के किसी तल से विभाजन हो सकता है। विभाजन किसी तल से हो सकता है, या तल होगा, किसी तल से हो सकता है। इस प्रकार के विभाजन में, इस प्रकार के द्विखंडन में जीव के शरीर के किसी तल से विभाजन होगा और वो अमीबा होगा। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सिंपल बाइनरी फिजन किस में होता है, तो अमीबा में होता है। ये अमीबा का शरीर है, ये पेरेंट बॉडी है, और ये पेरेंट बॉडी क्या होता है, इलोंगेशन हो जाता है। इसका न्यूक्लियस सबसे पहले लंबा लंबवत हो जाता है, फिर धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस बढ़ के 2 भाग में बढ़ जाता है, और अंत में क्या होता है कि ये अमीबा का निर्माण हो जाएगा, तो डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा।
इसमें कोई तल नहीं। ये डिवीजन यहाँ से भी हो सकता है, 2 भाग में बढ़ जाएगा। ये यहाँ से भी 2 भाग में बढ़ सकता है, यहाँ से भी 2 भाग में, यहाँ से भी 2 भाग में। इसके लिए विभाजन का कोई तल नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि सिंपल बाइनरी फिजन किस में होता है, तो अमीबा में होता है। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन किसमें होगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन। तो ये आपको देखने को मिलेगा पैरामीशियम। ये किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है कि विभाजन का जो तल है वो व्यक्ति के अनुप्रस्थ अक्ष के साथ चलता है, जैसे पैरामीशियम, डायटम और बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये जो शरीर है वो पैरामीशियम की जो शरीर है कुछ इस प्रकार की होती है, पैरामीशियम की शरीर। ये अमीबा है, जल्दी जल्दी में बना देता हूँ अमीबा। ये सॉरी, पैरामीशियम का कुछ शरीर इस प्रकार का होता है। यहाँ इसका केंद्रक होता है, इसमें 2 केंद्रक होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है और एक यहाँ। अब ये जो बटेगा तो ये लंबवत विभाजन करेगा, ऐसा, ये ऐसा बटेगा, ऐसा बटेगा। ये धीरे से ऐसा बना लेगा इसका फेस, और इसका जो केंद्रक है, ये वाली जो केंद्रक है, ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक इधर आ जाएगी, 2 केंद्रक रहता है, और अंत में चल के ये 2 अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा। इसमें अनुप्रस्थ ऐसा कट रहा है, ऐसा, ऐसा कट रहा है। तो इसमें विभाजन का तल क्या है, ऐसा कटने का तल है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ये किसमें होता है, तो पैरामीशियम में होता है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होगा कि इसमें जो विभाजन का जो तल होगा वो ऊपर से लेके नीचे होगा, और ये मूल रूप से आपको किसमें देखने को मिलेगा, तो यूग्लिना में देखने को मिलता है, या वर्टिसेला में, वर्टिसेला में देखने को मिलेगा, वर्टिसेला, वर्टिसेला में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है, वर्टिसेला में। और ये जो यूग्लिना है, यूग्लिना में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यूग्लिना का क्या होता है, शरीर आपको ऐसा कुछ रहेगा। ये यूग्लिना कुछ इस प्रकार की होती है, और जब इसमें विभाजन होगा ना, तो इसका विभाजन ऊपर से नीचे की ओर होगा। ये ऐसा इसका विभाजन होगा, इसका शरीर कुछ इस प्रकार से विभाजित हो जाएंगे। इसमें केंद्रक जो है ऐसा बढ़ जाएगा 2 भाग में, और इसमें से 2 फ्लैजिला ऐसे बाहर आ जाएंगे, और ये धीरे धीरे करके ऐसे करके नीचे की ओर बढ़ जाएगा। इसमें लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से 2 भाग में बढ़ रहा है, ठीक है। और सबसे नीचे है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब जान गए, ऐसा ऐसा। इसमें जीव रहेगा, तिरछा विभाजन होगा, ऐसा ऐसा तिरछा विभाजन होगा। और ये गोनिया लैक्स में आपको देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, गोनिया लैक्स में देखने को मिलेगा। और सबसे की पॉइंट्स क्या है, ये नोट में जान जाना है कि बाइनरी फिजन के दौरान जो कोशिका विभाजन होती है वो केवल और केवल माइटोसिस होती है, ये ध्यान रखना है, केवल माइटोसिस होगी। क्वेश्चन पूछ देगा कि बाइनरी फिजन के दौरान किस प्रकार की विभाजन होती है, तो केवल माइटोसिस होती है, समसूत्री विभाजन होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जो है बच्चों, अब हम अगले क्लास में करेंगे। मल्टीपल फिजन जो है अब अगले क्लास में करेंगे। इसका जब हम पहला पार्ट हो गया था, ये दूसरा पार्ट हम पढ़ा रहे हैं। अब जब हम तीसरा पार्ट जब पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे। तो फिर से एक बार आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ प्रश्न है आपके बीच में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसका तुरंत जो है समाधान हम लोग देखेंगे, है ना। धन्यवाद।